function, we have defined the function t from k raised to power n to x, defined as t of x is equal to t of xi1, xi2, so on up to xin is equal to summation I running from 1 to n xi ei for all x belongs to k raised to power n. So t is linear, we have already proved. T is 1 1, we have already proved, right? And for onto, as the spaces are n-dimensional spaces and t is 1 1, therefore t is onto. Now the fourth condition that we will prove, t is continuous. T is continuous. So what we have taken, continuous means हम इसको क्या prove करेंगे, ये bounded है, because bounded means continuity. So you will take t of x, its norm you will take, this is equal to summation I running from 1 to n xi ei its norm. So for all x, वो पता ही है x कहाँ से आ रहा है. अब जब आप बेटा नॉर्म अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा. सो दिस इज xi, और ये क्या है, ये स्केलर है, तो स्केलर के साथ नॉर्म नहीं आएगा, मॉड आएगा. ये वेक्टर है, इसके साथ क्या आएगा, नॉर्म आएगा, राइट. अब देखिए क्या करना है बच्चे. अब ये जो है, एक ये है और एक ये है, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे. अब मैं इसको लिख रही हूँ समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n मॉड ऑफ xi स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/2. इसकी जगह ये लिख दिया, और इसकी जगह बेटा हमने लिख दिया समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n इनटू नॉर्म ऑफ eix. क्योंकि प्रोडक्ट तो बेटा समेशन तो दोनों के साथ लगा है बेटा, समेशन इसके साथ भी है, समेशन इसके साथ भी है, दोनों की वैल्यूज ही लग रही हैं आपस में, ठीक है जी. सो अब इसकी जगह पे, क्योंकि ये तो सेम ही रहा ऑलमोस्ट, ये जो था सारा का सारा, इसकी जगह ये कर दिया. अब क्या किया देखिए, यहाँ सिर्फ ये था xi1 प्लस xi2 सोन अप टू xin, सिर्फ ये था. यानी जो जितने भी स्केलर थे x में, उन सबको सिर्फ ऐड किया. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हर एलिमेंट का बच्चे स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एलिमेंट जो है वो स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर हमने उसको ऐड किया और फिर उसका क्या लिया, हमने स्क्वायर रूट लिया. तो डेफिनेटली ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी आपके पास आई है, ये वाली दिस वन, ये इससे क्या है, बड़ी है, तो यहाँ फिर क्या साइन आएगा, यानी दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी. सो दिस स्टेप टू बी नोटेड. अब उसमें से ये वाला जो हिस्सा है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नॉर्म ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है, पीछे हमने लिखा था. और बेटा ये जब हमने सारे वेक्टर्स का हमने नॉर्म ले लिया, यहाँ पे हर वेक्टर का जो नेचुरल वेक्टर्स थे हमारे पास, नेचुरल बेसिस है उसका हमने नॉर्म ले लिया, और नॉर्म करके हमारे पास जो भी आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, k. सो व्हाट यू have norm of tx is less than or equal to k into norm of x2, where k we have defined, therefore t is bounded on k raised to power n. It implies t is a continuous operator on k raised to power n. नेक्स्ट नाउ बेटा जी वी वांट टू प्रूव दैट, अगला जो मेजर पार्ट हमारा रह गया है, टी इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस. टी इनवर्स इज कॉन्टिन्यूअस, मेन ये हेडिंग है. अब कॉन्टिन्यूटी, टी इनवर्स को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करने के लिए अब हमने पहले देखे कि हमारे पास मैपिंग क्या थी. हमने एक टी मैपिंग ली थी अभी, कहां से कहां तक थी वो मैपिंग, वो के रेज टू पावर एन से एक्स तक थी वो मैपिंग, राइट. अब हम एक और फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसका नाम है f, कहां से कहां, k रेज टू पावर n से k तक. ये था बेटा वन नॉन लीनियर स्पेस टू द अनदर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. ये एक एनएलएस एक स्केलर में जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसकी इमेज आएगी वो एक स्केलर आनी चाहिए. सो व्हेन यू विल टेक x हियर, दिस विल बी f of x, that will be f of x. and how I will define it, I will define it t of x, क्योंकि एक स्केलर आना चाहिए, तो ये आपके पास क्या है, एक स्केलर है, दिस इज अ स्केलर.
So therefore you have defined a function f from k raised to power n to k as f of x is equal to norm of tx, right? And how it is defined? How it is defined? It is defined as norm of x of t. बेटा जैसे fog और golf होते हैं ना, fog और golf, उसी तरह ये composition of map है, composition of maps है ये, ठीक है। अब आप देखिए भी ये वाला जो है ये कैसे बनेगा, यानी norm of t of x, यानी पहले आपका t आएगा, पहले t of x आएगा, फिर norm आएगा, ठीक है। So how you have defined this mapping? F is defined as norm of x of t. So if I will take 3 यहाँ पे मैं लेती हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आता है t of x its norm, ऐसे आता है। इसका मतलब मेरी यहाँ पे norm की मैपिंग डिफाइन है, यहाँ मेरी t मैपिंग डिफाइन है, राइट। तो यहां से जब मैं उठी तो मेरा x का यहाँ बना tx, और यहाँ जाके बेटा मेरा क्या बनेगा, यहाँ मेरा बचेगा नॉर्म ऑफ tx, राइट। और दूसरा ये पॉइंट है, देखो वहां बुक में भी आप देखिए कि सिंस t एंड नॉर्म आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, t भी क्या है आप प्रूव कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस, नॉर्म इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो f जो हमने मैप बनाया, तो f जो कंपोजिशन ऑफ टू मैप से बना, f इज ऑल्सो continuous map और फंक्शन, इस तरह से बनेगा। और कंपोजिशन मैप के लिए बेटा इन बीच वाले की इसकी कोडोमेन और इसकी रेंज जो है वो सेम होनी चाहिए। सो t you have defined from k raised to power n to x, right? And norm of a function you will define from x to k, right? ठीक है जी। नॉर्म जो है, जो आपने डिफाइन किया है, वो x to k होता है, और इसी का नाम क्या रखा गया है, f of x। so ये बेटा ये सब चीजें these are not mentioned in the book, so you will make the figure of this composition भी ये कैसे बनी है, राइट। सो f जो है हमारी मैपिंग आ गई k रेज टू पावर। अब आप देखिए इसका मतलब मैंने इस मैपिंग का नाम क्या रखा था, ये मेरी मैपिंग का नाम क्या हो गया, f। ये कहां से कहां तक हो गई, k रेज टू पावर n टू k तक, यहां से यहां तक की मैपिंग बन जाती है। चलिए, सो नेक्स्ट इज, now let us define a closed unit sphere norm of x2 is less than or equal to 1. This is a closed unit sphere in k raised to power n। क्यों k raised to power, क्योंकि x सारे एलिमेंट्स कहाँ आ रहे हैं, k raised to power n में। बेटा क्लोज्ड है तो s is closed and bounded set in k raised to power n, right? So I am interrupting beta in between, I am audible to all or not? Yes, ma'am, you are audible. Okay, screen is visible? Yes, ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Okay, fine. चलिए, so I am continuing. Yes. So S बेटा आपने क्या लिया, closed unit sphere, it is always closed and bounded set in k raised to power n, and every closed and bounded set is compact. So S क्या हो गया आपका, so S is compact, right? किसमें, स्पेस बार बार मेंशन करनी है, किस स्पेस में, k raised to power n में, right? अब जरा ये कहानी देखो क्या बनी है। अब दोबारा आप इसको पिक्चराइज करेंगे, ये आपका f था बच्चे, ये आपका k रेज टू पावर n था, और ये आपका k है, और s एक इसमें आपने कॉम्पैक्ट सेट लिया, s क्या ले लिया, एक कॉम्पैक्ट सेट, और ये आप प्रूव कर चुके हैं ये कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर एक कॉन्टिन्यूअस मैप में डोमेन के अंदर एक कॉम्पैक्ट सेट पड़ा हो, तो उसकी इमेज जो होती है बेटा, यानी f ऑफ s, वो भी क्या होएगी, ये जो सेट आएगा वो भी क्या आएगा, कॉम्पैक्ट आएगा, right? So what you will write, the continuous image of a compact set is compact. Therefore
क्या कॉम्पैक्ट हुआ, एफ ऑफ एस भी क्या आ गया, देयरफॉर एफ ऑफ एस इज कॉम्पैक्ट, राइट। किसमें, अब एफ ऑफ एस एस किसमें है, के रेज टू पावर एन में, एफ ऑफ एस किसमें है, इन के, राइट। चलिए, सो कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब इनफीमम एग्जिस्ट करेगा। बेटा जब मैंने कॉम्पैक्ट कह दिया किसी सेट को तो इसका मतलब उसका बहुत छोटा हो गया, इसका मतलब उसका इनफीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा, इनफीमम। सो इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन इट। इन इट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कोई सेट कॉम्पैक्ट हो जाता है तो उसका इनफीमम उस सेट के अंदर ही आ जाता है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू, अदरवाइज हमें पता होता है, हम लिखते हैं कि जो इनफीमम है इट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, लेकिन कॉम्पैक्ट सेट में उसका इनफीमम सुप्रीमम उसके अंदर ही आते हैं। सो दिस इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, दिस इज नॉर्म ऑफ tx वेयर x बिलोंग्स टू s। Now वो कह रहे हैं कि there exists some x naught belongs to x such that norm of x naught is equal to small m। बेटा जब हम ये मैं नॉर्म लिख रही हूँ, नॉर्म का मतलब ये कोई ये एक मेरे पास स्केलर आ रहा है, ठीक है। तो वही आ रहे हैं, कह रहे हैं कि किसी x नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो कि s में पड़ा हुआ है, हमारे पास t ऑफ x नॉट की वैल्यू किसके बराबर आएगी, स्मॉल m के बराबर आएगी, ठीक है। Therefore, और ये क्या है बेटा, norm है, norm is always greater than 0, so 0 is less than or equal to m and m is less than or equal to norm of tx। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, m रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे छोटे एलिमेंट को, और सबसे छोटा एलिमेंट जो है पर्टिकुलर सेट के मेंबर से क्या होता है, दैट इज GLB, the greatest lower bound is always less than or equal to one particular member of the set, right? So therefore also m is not equal to 0। हमने मान लिया अभी m जो 0 नहीं है, ठीक है। क्यों, अगर मान लो हम कहते हैं m क्या है, 0 है, अगर m 0 हो गया तो बेटा आपका t of x नॉट भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है जी। इसका मतलब आपका t ऑफ x नॉट भी क्या हो गया, 0। और आपको पता है मैपिंग क्या है, 1 1, तो x नॉट क्या हो जाएगा, 0 0, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, ये किस चीज से कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि जितने एलिमेंट्स आपके, ये आ कहां से रहा है, S में से, और S में वो एलिमेंट आते हैं जिनकी लेंथ क्या है, 1 है, तो इसका मतलब m की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होगी। सो देयरफॉर m इज नॉट इक्वल टू 0। सो thus 0, अब यहाँ से हमने पहले लेस देन और इक्वल टू लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे, ओनली 0 लेस देन m इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx for all x belongs to x, that is t of x is greater than m, ठीक है जी। यार यहाँ पे मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं और आपको पता है नॉर्म की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 आ रही है। कोई भी वेक्टर जो आप इसमें लेते हो, हर वेक्टर जो इसमें से आ रहा है उसकी लेंथ क्या है, 1 है। अब यहाँ आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू k रेज टू पावर n, और ये बेटा किसकी कंडीशन है, दिस इज अ कंडीशन दैट t इनवर्स इज अ बाउंडेड ऑपरेटर फ्रॉम x टू, उल्टा कर देंगे, k रेज टू पावर n। So thus t inverse is continuous from x to k raised to power n। It doesn't matter if I will take r raised to power, भी गलत नहीं हो जाएगा। Thus t is linear, t is 1 1, t is onto, t is continuous, t inverse is continuous। Therefore the spaces, कौन से spaces, x and k raised to power n are topologically isomorphic spaces, are topologically isomorphic spaces, और दोनों का ही डायमेंशन क्या है, n है। So t and t is a topological isomorphism between k raised to power n and x. Hence, any two finite dimensional spaces are topologically isomorphic. So this was a proof of this very big theorem.